नमस्ते, सदा वत्सल्य मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है आप सबका टेक्निकल अस में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस अपडेट्स को। दोस्तों चाइना की हर चाल के बारे में भारत को पहले से मालूम रहता है और इसी वजह से भारतीय सेना अब पहले के मुकाबले में अपनी तैयारियों को जबरदस्त तरीके से अंजाम दे रही है। भले ही चाइना का विदेश मंत्री वांग यी यहाँ पर बहुत कुछ बोल के गया, लेकिन भारत ने उसको दो टूक कह दिया। इस बीच भारतीय सेना ने चीनी सीमा के पास दमदार सैन्य अभ्यास करके दिखा दिया कि किसी भी चुनौती से निपटने के लिए वो लोग तैयार हैं। ऐसे में भारतीय सेना के 600 पैराट्रूपर्स के साथ सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास एयरबॉर्न इंसर्शन एंड रैपिड रिस्पांस का अभ्यास किया और लगातार भारतीय सेना सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर अपना फोकस बना के रखी हुई है, क्योंकि ये जो कॉरिडोर है वो नेपाल, भूटान और बांग्लादेश की सीमा से लगता है। इसीलिए भौगोलिक रूप से ये रणनीतिक रूप से भारत के लिए काफी अहम क्षेत्र है। इस अभ्यास में सैनिकों को एयरलिफ्ट करना, बड़े पैमाने पर एयर ड्रॉप्स, रैपिड रीग्रुपिंग, महत्वपूर्ण लक्ष्यों की निगरानी और उद्देश्य को हासिल करना शामिल था। दोस्तों ये जो एक्सरसाइज की गई, इसका सबसे बड़ी बात क्या थी ये भी आपको जानना जरूरी है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर में उतरने के बाद जवानों ने दुश्मन के चुने हुए ठिकानों पर सटीक निशाना लगाने के लिए सर्विलांस पोजीशन स्थापित की थी। इसके बाद एयरबॉर्न फोर्स के 400 जवानों को हवा के जरिए तेजी से आगे बढ़ाने के लिए तैनात किया गया ताकि अपने लक्ष्य को हासिल किया जा सके। मेक इन इंडिया पहल को ध्यान में रखते हुए हैदराबाद की एक कंपनी देश की सीमा सुरक्षा बलों के लिए अनुकूल निगरानी उपकरणों पर शोध, डिजाइन, विकास और निर्माण कर रही है। SC रोबोटिक्स नाम की इस फर्म को संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के कई रिसर्च सेंटरों का समर्थन हासिल है। ये मानव रहित हवाई वाहन यानी कि UAV, EOIR कैमरा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित इमेज प्रोसेसिंग समाधानों को बनाने में माहिर है। कंपनी का कहना है कि वे ड्रोन, कैमरा और TS टावरों का निर्माण कर रहे हैं और निगरानी उद्देश्यों के लिए भारतीय सीमा पर इनकी आपूर्ति भी वे कर रहे हैं। कंपनी ने इस ड्रोन के बारे में कहा कि उनके पास जो ड्रोन उपलब्ध है वो 5 किलो के पेलोड के साथ 40 मिनट तक उड़ान भर सकता है। यही नहीं, ये बेस कैंप को लाइव फीड भी प्रदान कर सकता है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि ड्रोन हवाई निगरानी, सैन्य खुफिया जानकारी जुटाने, खोज एवं बचाव अभियानों में मददगार होगा। हालांकि दोस्तों ये सर्विलांस वाले ड्रोन तो बेहद जरूरी हैं, लेकिन अब वक्त आ चुका है आर्म ड्रोन्स का, क्योंकि भविष्य की लड़ाई जो है वो आर्म ड्रोन से ही होगी, हथियार वाले ड्रोन से ही होगी। तो इसीलिए अब कंपनियों को, जितने भी प्राइवेट सेक्टर फर्म है, इनको अब हथियारबंद ड्रोन्स पर काम करना चाहिए। दोस्तों एक वो दौर था जब भारत हथियार निर्यात करने में काफी पीछे हुआ करता था, लेकिन आज के समय में भारत बड़ी मात्रा में हथियारों का निर्यात कर रहा है और ये संभव हुआ है मेक इन इंडिया की बदौलत, जिसके चलते आज बहुत सारे हथियारों के मामले में भारत न सिर्फ आत्मनिर्भर बन गया है बल्कि उनका निर्यात करने लगा है। वहीं दूसरी ओर हथियारों का आयात भी घटा है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि 2014 से लेकर अब तक हथियारों का निर्यात करीबन 6 गुना बढ़ गया है। 2014-2015 में हथियारों का निर्यात करीबन 1941 करोड़ रुपए का था, जो कि अब 2021-2022 में बढ़कर 11,607 करोड़ रुपए के आंकड़े को छू चुका है। पिछले सालों में हथियार का आयात 30% से अधिक गिरा है, यानी कि अब भारत पहले की तुलना में अधिक हथियार बनाता है और उन्हें दूसरे देशों को बेचता है। वहीं सिप्री ने भी इस बात का खुलासा किया था कि भारत दुनिया में 24वें नंबर पर है हथियार निर्यात के मामले में, और भारत से हथियारों का निर्यात होने वाले देशों में म्यांमार, श्रीलंका और मॉरिशस जैसे टॉप 3 देश हैं। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि हथियारों का निर्यात बढ़ाने में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड और इसकी 41 फैक्ट्रियों को साथ यानी कि 7 डिफेंस PSU के साथ जोड़े जाने से भी मदद मिली है। और इस साल भारत ने जनवरी में फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात करने की एक डील की है और इस डील से इंडोनेशिया और वियतनाम जैसे एशियाई देशों में भी भारत से हथियारों के निर्यात का रास्ता खुलेगा। भारत अभी सऊदी अरब और UAE के साथ ब्रह्मोस मिसाइल के निर्यात को लेकर भी बातचीत कर रहा है। इन देशों से आकाश एयर डिफेंस मिसाइल को लेकर भी बातचीत चल रही है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्र निर्माण की दिशा में भारत सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया। आपको बता दें कि रक्षा मंत्रालय ने गैर सरकारी संगठनों, निजी स्कूलों, राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में 21 नए सैनिक स्कूलों की स्थापना को मंजूरी दे दी है और ये स्कूल देश भर में 100 नए सैनिक स्कूल पार्टनरशिप मोड में स्थापित करने की सरकार के पहल के शुरुआती दौर में स्थापित किए जाएंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इन नए सैनिक स्कूलों को स्थापित करने के पीछे का जो उद्देश्य है वो है छात्रों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना और उन्हें सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना और कैरियर के रूप में भी बेहतर अवसर प्रदान करना है। बता दें कि ये स्कूल कहां-कहां खोले जा रहे हैं, जिसमें कि आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दादर और नगर हवेली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में कहा जा रहा है कि चीन ने हाल ही में गुपचुप उड़ान भर सकने वाले लड़ाकू विमानों और पनडुब्बियों की बिक्री पाकिस्तान को की है। वहीं डिफेंस एक्सपर्ट्स कहते हैं कि चीन जिस तरीके के हथियार पाकिस्तान को दे रहा है उससे दक्षिण एशिया क्षेत्र में रक्षा संतुलन बिगड़ने की आशंका पैदा हो चुकी है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी इस हफ्ते पाकिस्तान की यात्रा पर जब गए थे तो इस बात का संकेत मिल रहा था कि चीन दक्षिण एशिया में अपनी पैठ को मजबूत करने का एक निश्चित योजना लेकर चल रहा है। पाकिस्तान इस योजना का खास हिस्सा है।
पाकिस्तान के अलावा चीन पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर आर्थिक मदद भी दे रहा है। इमरान खान और वांग के बीच वार्ता के बारे में चीनी विदेश मंत्रालय की तरफ से जो जानकारी सामने आई है उसमें कहा जा रहा है कि इमरान खान ने उम्मीद जताई है कि पाकिस्तान और चीन मिलकर सभी क्षेत्रों में साझा उपलब्धियां हासिल करेंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि चीन ने इस महीने पाकिस्तान को J-10C लड़ाकू जेट दिए। इसी महीने पाकिस्तान ने JF-17 सीरीज के 50 लड़ाकू विमानों को अपनी वायुसेना में शामिल किया है। इन विमानों को चीन और पाकिस्तान ने मिलकर डेवलप किया है। और यही नहीं दोस्तों, इसके अलावा चीन पाकिस्तान की नौसेना को भी मजबूत बना रहा है। इस साल जनवरी में चीन में बने टाइप 54 फ्रिगेट को पाकिस्तान की नौसेना में शामिल किया गया है। इसके अलावा करीबन 8 पनडुब्बियां भी पाकिस्तान को चाइना देगा। इस तरीके से दोस्तों चीन और पाकिस्तान के बीच जो रक्षा संबंध मजबूत हो रहे हैं वो भारत के लिए एक टेंशन है और भारत को इस पर कड़ी निगाह रखने की जरूरत है। दोस्तों यहाँ तक अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि NSA मोहिद यूसुफ ने कहा कि भारत की तरफ से हाल ही में मिसाइल को मिसफायर करना इस बात को साबित करता है कि भारत परमाणु हथियारों के साथ एक गैर जिम्मेदार देश है और इससे क्षेत्रीय सुरक्षा को खतरा पड़ सकता है और इसे अब अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय बना रहना चाहिए। साथ ही यूसुफ ने कहा कि भारत के द्वारा दागी गई मिसाइल इस बात को भी संकेत करती है कि पाकिस्तान जो बार बार दुनिया के सामने ये मुद्दा उठाता है कि भारत जो कि परमाणु संपन्न देश है वो इस तरीके का गैर जिम्मेदार देश है जो कुछ भी कर सकता है। पाकिस्तान चाहता है कि भारत के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर बना के रखा जा सके कि एक परमाणु संपन्न देश भारत इस तरीके की हरकतें ना करें। यानी कि जो डर है पाकिस्तान दहशत में अभी तक है और ये आने वाले कई दिनों तक, यानी कि ये लगा लो बहुत लंबा मैसेज दे दिया भारत ने इसको। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान और उत्तर कोरिया के परमाणु मिसाइल गठजोड़ के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई करने की मांग की है। भारत ने कहा कि ये गठजोड़ क्षेत्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS त्रिमूर्ति ने सुरक्षा परिषद से कहा कि भारत का मानना है कि हमारे क्षेत्र में DPRK यानी कि डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया से संबंधित परमाणु एवं मिसाइल तकनीक के प्रसार का तत्काल समाधान निकालने की आवश्यकता है। गठजोड़ का भारत समेत क्षेत्र में शांति और सुरक्षा पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। भारत ने उत्तर कोरिया का औपचारिक रूप से नाम तो लिया लेकिन कूटनीतिक कारणों की वजह से पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। लेकिन भारत का इशारा साफ था कि उत्तर कोरिया से मिसाइल तकनीक लेने के लिए इस्लामाबाद के द्वारा गुप्त रूप से की गई परमाणु तकनीक की अदला बदली अमेरिका ने भी उत्तर कोरिया के द्वारा लॉन्च की गई नई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल पर एक आपातकालीन बैठक भी बुलाई थी। त्रिमूर्ति ने कहा कि DPRK द्वारा ICBM लॉन्च किए जाने की वे निंदा करते हैं। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्लान B पर काम करना शुरू कर दिया है। उन्होंने यूक्रेन के समर्थक अमेरिका और नाटो देशों को उलझाने के लिए अपने परमाणु पनडुब्बी को उत्तरी अटलांटिका में तैनात किया है और इसी वजह से अब पूर्वी यूरोप में जो पश्चिमी देश है उन्हें अपनी सुरक्षा की चिंता सताने लगी है। ऐसे में ये देश यूक्रेन से अपना ध्यान हटाकर रूसी परमाणु पनडुब्बियों को तलाशने में जुटे रहेंगे। ये पनडुब्बियां बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए परमाणु हमला करने में सक्षम है। हालांकि इसकी जानकारी सामने नहीं आई है कि परमाणु हथियार इसमें तैनात हैं या नहीं। इसके बावजूद भी नाटो देशों के लिए रूसी पनडुब्बियों की तैनातगी को खतरनाक माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि इन पनडुब्बियों को यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद पुतिन के आदेश पर भेजा जा रहा है। बता दें कि रूस के पास 4437 परमाणु हथियार है। इसके अलावा रूस ने यूक्रेन और दूसरे यूरोपीय देशों की सीमा पर पहले से ही कई परमाणु ठिकानों को भी बना रखा है। अगर कोई भी गलती कोई देश करता है तो रूस यहाँ से तुरंत अपने परमाणु हथियारों को लॉन्च कर सकता है। रूस के अब परमाणु हथियार सोवियत जमाने के नहीं है, ये अब काफी आधुनिक हो चुके हैं। दोस्तों इसरो ने 25 फरवरी 2022 को रडार इमेजिंग सैटेलाइट EOS-4 को लॉन्च किया था। अब इसरो की तरफ से कहा जा रहा है कि ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट यानी कि EOS-4 काफी बेहतर तरीके से अपना काम कर रहा है और लगातार जानकारियां भेज रहा है। इसके अलावा इसरो ने कहा कि हम इसके इन ऑर्बिट टेस्ट भी कर रहे हैं जो कि अभी चल रहे हैं, जिसमें कि इसकी रेडियोमेट्री, जियोमेट्रिक इवैल्यूएशन, इंटरफेरोमेट्रिक कैलिब्रेशन आदि। बता दें कि ये मिशन 10 सालों के लिए है और इस सैटेलाइट में दिन रात और सभी मौसमों में काम करने की क्षमता है। इसलिए ये भारत के रक्षा के क्षेत्र में एक रणनीतिक भूमिका निभाएगा। साथ ही इस सैटेलाइट में हाई डेटा हैंडलिंग सिस्टम और हाई स्टोरेज डिवाइस भी लगाई गई है। ये सैटेलाइट अपने साथ 2 साइंटिफिक पेलोड लेकर भी गया हुआ है। पिछली कमियों से सबक लेते हुए भारत के वैज्ञानिक चंद्रयान 3 मिशन में जी जान से जुटे हुए हैं। इसरो के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर के सिवन ने कहा कि चंद्रयान 3 के लिए काम तेजी से चल रहा है और जल्द ही इसकी लॉन्चिंग की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि इस बार हमें अपने मिशन में सफलता जरूर मिलेगी। साथ ही उन्होंने आगे बताया कि चंद्रयान 3 मिशन में चंद्रयान 2 का ही ऑर्बिटर इस्तेमाल किया जाएगा। चंद्रयान 3 मिशन के लिए इसरो को तमिलनाडु में जगह मिल गई है। इस जमीन पर चंद्रयान 3 के लिए लॉन्च पैड बनाया जाएगा। डॉक्टर सिवन ने कहा कि हमें काफी खुशी है कि भारत सरकार और तमिलनाडु सरकार ने हमें कुलशेखरपत्तम में भूमि अधिग्रहण के लिए मंजूरी दे दी है और हम वहां पर जल्द ही दूसरा लॉन्च पैड स्थापित करने में सफल होंगे और जल्द ही इसरो चंद्रयान 3 के लॉन्च करने की पुष्टि करेगा। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब या आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।